क्या कह रहा था मैं? हाँ भाई, चैप्टर नंबर 3 की कहानी। चैप्टर नंबर 3 में अब तक हम लोगों ने एक लेक्चर के अंदर देख लिया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, और साथ ही साथ पढ़ लिया था कि इसके अंदर क्या क्या कुछ ही बोल रहा हूं मैं, चलिए ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, उनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो था नहीं, तो इसे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करनी थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था कि कितने सारे एक्सेप्शंस हैं जो इनकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के अंदर थे। आयोडीन, सोडियम, गैलियम, कैल्शियम, Hg, मर्क्यूरी, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कुछ ऐसे बेसिक एक्सेप्शंस थे जो मेटल्स होते हुए और नॉन मेटल्स होते हुए भी अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, ये सारी बात करते हुए अब हम आ जाते हैं, क्योंकि बीच में केमिकल प्रॉपर्टी तो पूरी तरीके से गायब कर दिया, तो अब जो बचा हुआ है हमारे पास वो है और हम देखेंगे उसका प्यूरिफिकेशन यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे कि अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपको आयरन चाहिए, अगर आपको कॉपर चाहिए, अगर आपको एल्यूमिनियम चाहिए, अगर आपको सोना या चांदी चाहिए, मर्क्यूरी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कहीं रखा तो है नहीं कि जमीन में खोदा, मटके में गाड़ के रखा हुआ है, निकाल लिया सर ये सोना ही सोना, प्योर सोना 99.99 कैरेट, 99.99 के साथ 100%, जाइए आपको 100% दिया। अर्थ के अंदर ऐसा तो है नहीं कि हमको एकदम फ्री फॉर्म में हर जगह से मिल रहा है, लेकिन अर्थ इतनी कमाल की जगह है, ये हमारा एटमॉस्फेयर इतनी कमाल की जगह है कि यहाँ पर हर चीज है, हर चीज है। अगर हम निकालना चाहें तो, अगर हमें प्यूरिफिकेशन आता हो तो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो, लेकिन हमें निकालना आना चाहिए, हमें उसे प्योर बनाना आना चाहिए, हमें आना चाहिए कि हम कैसे अपने आउटर सरफेस में से, यानी हमारी आउटर सरफेस जो है अर्थ की, उसमें से अपनी चीजों को निकाले, मिट्टी को निकाले, धूल मिट्टी को, पत्थर को, कंकड़ को, फिर उसको तोड़ फोड़ कर उसके अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर ले, अलग कर ले। तो ये प्रोसेस जो है दैट इज नोन एज योर प्यूरिफिकेशन, मेटल प्यूरिफिकेशन। देखते हैं ये क्या है और कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको सिंपल सी बात पता है, रिएक्टिविटी के बाद, रिएक्टिव मेटल्स के बाद, जो रिएक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने बनाया उसके बाद, कि भैया कोई भी मेटल हो वो सब एक जैसे रिएक्टिव नहीं है। कोई पानी के साथ अच्छा रिएक्टिव है तो कोई बिल्कुल वेपर के साथ, और कोई रिएक्ट ही नहीं करता है, कोई किसी को गर्म पानी चाहिए तो किसी को ठंडा पानी चाहिए। रिएक्टिव सब एक जैसे नहीं है, सबको एक जैसी कंडीशन नहीं लगती है, और यही कारण है कि मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन है वो भी एक प्रोसेस से नहीं कर सकते। यहां हम उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर, रिएक्टिविटी के बेस पर उनको डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। चेक करेंगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अलग कर देंगे, बोलेंगे भाई अच्छा तू तो ज्यादा आरामी है, तू साइड में चल, तू ज्यादा गधा है, तू साइड में चल, तू ज्यादा होशियार है, तू साइड में चल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जो जैसा उसको उसके बेस में अलग कर दिया, फिर उसके लिए वैसा उपाय, बदमाश है बदमाशी वाला उपाय, होशियार है होशियार वाला उपाय। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो जैसा उसके लिए वैसा उपाय। बिल्कुल वैसे ही हम और उसको, अच्छा और क्या है, किसी भी चीज को जब आप निकालने की कोशिश करते हो तो पहले आप कच्चा माल निकालते हो, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जिसके अंदर सब होता है। खुदाई किया मैंने भाई, चेकअप किया कि भाई अच्छा ये जमीन के अंदर आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आयरन की क्वांटिटी, तो मैं क्या करूंगा भाई, वहां खुदाई करना शुरू कर दूंगा, माइनिंग करूंगा, वहां पे माइनिंग करूंगा, खुदाई करूंगा, तो माइनिंग खुदाई से जो मुझे कच्चा माल मिलेगा उसको मैं ट्रकों में लाद दूंगा। अच्छा उसके अंदर सब मिक्स है, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, आपके मेटल भी उसके अंदर, और सिर्फ आयरन ही नहीं, और भी बहुत तरीके के मेटल भी मिक्स है, जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जो सब चीजें उसके अंदर मिक्स हैं, उन सबको अलग करके उसमें से आयरन खींचना है हमें। तो दैट इज योर ओर, वो कच्चा माल जो है वो आपका क्या है, और है। अच्छा तो सबसे पहले उसे कंपनी में लाइए, कंपनी में चाहे जो भी कच्चा माल हो, कंपनी में आ जाए तो पहले उसका बेसिक प्यूरिफिकेशन होता है। बेसिक प्यूरिफिकेशन यानी कि हम लोग उसके अंदर से क्या करेंगे, कंसंट्रेशन उसका करेंगे, कंसंट्रेशन कर देंगे, यानी उसको पानी में ले जाके घोल देंगे। पानी में क्या कर देंगे, तो जितना सामान्य कचरा है, थैली, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, धूल मिट्टी के कण छोटे छोटे, वो तो तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाएंगे और उन्हें अलग कर दिया जाता है। जो भारी एलिमेंट है वो नीचे जमा हो जाएगा, उसे नीचे से अलग कर लिया जाता है। तो बेसिक प्यूरिफिकेशन है, इससे सफाई हो जाती है, बेसिक कचरा दूर हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बेसिक कचरा दूर किया, आपको एक समझिए प्योर ओर मिल गया, ओर जो है उसका प्यूरिफिकेशन हो गया। अभी उसको लेके आए, अब उसको चेक करेंगे कि अच्छा आयरन है, अच्छा कॉपर है, अच्छा सिल्वर है, अच्छा गोल्ड है, सोडियम है, किस चीज का ओर है, उसके बेस पर उसका प्यूरिफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि सब एक जैसे रिएक्टिव नहीं है। सोडियम बहुत रिएक्टिव, आप उसे हवा में रखिए और वो ब्लास्ट कर जाएगा, हवा में रखिए और वो ब्लास्ट कर जाएगा, पानी के साथ रिएक्ट कराइए ब्लास्ट कर जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीशियम का भी सेम हाल है, बहुत हाईली रिएक्टिव है दोनों। समझ में आ रहा नहीं यार? आयरन को रखो,
2-3 दिन में जंग लग जाएगा, 4 दिन में जंग लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? है इसके अंदर भी रिएक्टिविटी, लेकिन इतना फास्ट नहीं है, खराब होता पर इतने जल्दी। एल्यूमिनियम रख दो, बरसों लग जाएंगे तब भी वो खराब। सोना और चांदी, सिल्वर और गोल्ड पहनते हैं, गहने पहनते हैं हम, लंबे समय तक चलता रहता है, कोई खराब होता है क्या? कुछ भी नहीं। तो देखो सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी है क्या? कोई तुरंत करता है, कोई 4 दिन 5 दिन में कर रहा है, तो किसी को महीने लग रहे हैं, तो किसी को कभी नहीं हो रहा, सालों तक वैसा ही चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये बेसिक प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस है, ये जो इनके अंदर प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, इनकी रिएक्टिविटी जो अलग अलग है, यही इनको डिवाइड करने पर मजबूर कर देती है। तो देखो हमने डिवाइड किस बेस पर किया? हमने डिवाइड किया है कि ये कितने रिएक्टिव हैं। जो हाई रिएक्टिव है, जो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, उनको साइड में कर दिया। जो मीडियम रिएक्टिव है, जैसे आयरन वगैरह, कॉपर वगैरह, करेगा 5 दिन 10 दिन लगेगा पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो उन्हें मीडियम रिएक्टिव में डाल दिया। और कुछ ऐसे हैं जो लो रिएक्टिव है, यानी कि रिएक्शन करेंगे ही नहीं, आप उनके पीछे परेशान होते रहिए, और करेंगे भी तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इन्हें कहा जाएगा लो रिएक्टिव मेटल्स। तो मेटल्स को ऐसे डिवाइड किया हम लोगों ने, हाईली रिएक्टिव जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक एक करके समझना। पहले ओर आया, उसका कंसंट्रेशन हुआ, पानी में घोला, उसको लिक्विडिफाई किया, जिसका सामान्य कचरा था उसे अलग कर दिया, अलग करके प्योर ओर निकाल लिया। भाई चलो अब इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, इससे खर्चा करने की जरूरत कम पड़ेगी और साथ ही साथ प्योर मिलेगा, जो भी मिलेगा। सामान्य कचरा उसके अंदर होगा नहीं, बेसिक जो उसके अंदर गंदगी है, शुद्धियां, उन्हें दूर कर दिया। अच्छा, जो बचा उसका कंसंट्रेशन करने के बाद उन्हें डिवाइड किया, देखा ऐसा सोडियम का है, आयरन का है कि गोल्ड का है। गोल्ड का है तो लो रिएक्टिव, आयरन का है तो मीडियम, कॉपर का है तो मीडियम, और वही सोडियम मैग्नीशियम का है तो हाई रिएक्टिव। तूने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मुर्दों की तरह मत बैठे रहो, मुर्दों की तरह मत बैठे रहो। हाँ, एकदम बोलना है। ऐसे एकदम सर बैठे हैं मस्त, एकदम त्रस्त है, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी में बहुत कष्ट है सर, वैसे ही बैठे हैं आके, बहुत मेहरबानी कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे मुर्दों की बात व्यवहार ना करें। चले, तो हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव ऐसे डिवाइड कर दिया। अब एक एक करके समझते चलना, क्योंकि एक एक के साथ मैं रिएक्शन भी यहां पर बताता चलूंगा। ठीक, सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते, वहां से नहीं शुरू करूंगा क्योंकि वो सबसे लास्ट टॉपिक है, ये मिडिल टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है आपका। तो मैं शुरू करता हूं लो रिएक्टिव से। किससे? लो रिएक्टिव मेटल से। अब समझिएगा, लो रिएक्टिव मेटल में याद रखेंगे Hg मर्क्यूरी, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, ये सब कैसे एलिमेंट्स है? लो रिएक्टिव। आप इनको आज जमीन में गाड़ दीजिए, 500 साल बाद निकालिए, तो ये बोलते हैं सोने की मुहरे मिली 500 साल पुरानी, तो प्योर होता है, 100% प्योर होता है, 99.99% प्योर हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 1-8% की अशुद्धि फिर भी होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत प्योर फॉर्म में मिलता है। बहुत लो रिएक्टिव किसी के साथ जल्दी रिएक्ट करते नहीं है, तो यही कारण है, क्योंकि इनका रिएक्शन होता नहीं है जल्दी किसी के साथ में, तो इन्हें लो रिएक्टिव कहा जाता है। अच्छा, अगर ये रिएक्शन नहीं करते हैं तब तो प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं। प्योर फॉर्म में जो मिल रहा है उसको प्योर करने की जरूरत है क्या? तो इनको प्योर करने की कोई खास जरूरत होती, लेकिन अगर ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते तो पक्का है सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। कैसे फॉर्म में मिलते हैं? मालूम चल रहा है? नहीं मिलता? अच्छा, या तो ये प्योर होंगे, और प्योर नहीं होंगे तो पक्का है सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। चलो मैं आपको सल्फाइड फॉर्म में उत्पादित कर देता हूं। उसमें सबसे फेमस है HgS, इसको बोला जाता है सिनाबार। याद रहेगा या नहीं रहेगा? सिनाबार बहुत फेमस है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं तो सिनाबार के बारे में अक्सर पूछ लेता है। HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड मिलता है। देख रहे हैं? या तो ये प्योर होंगे या तो ये सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। सल्फर के साथ थोड़े बहुत रिएक्टिव हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो सल्फर के साथ भी रिएक्ट करता है Hg और बनाता है HgS, यानी मर्क्यूरस सल्फाइड। अच्छा, अब अगर भाई मर्क्यूरस सल्फाइड है, सल्फर है, और इसमें से मुझे Hg को अलग करना है, तो मुझे कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये सल्फर क्या हो जाए? दूर हो जाए। सल्फर क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो सल्फर को दूर करने का एक अच्छा तरीका है उसे जलाना। सिनाबार को क्या करना? जलाना। जो भी सल्फाइड है आपका और उसे जलाइए। जलाने से क्या होगा? किसी भी चीज को जलाना मतलब क्या देना? ऑक्सीजन देना। किसी भी चीज को जलाने का मतलब ऑक्सीजन, यानी आप इस सिनाबार को क्या दे दोगे? ऑक्सीजन दे दो। चलो दे देते हैं ऑक्सीजन, ये दे दिया ऑक्सीजन। सिनाबार को जैसे ही ऑक्सीजन दिया तो ये बनाता है HgO, सल्फाइड से टूटकर ऑक्साइड में बदलता है। किस में बदलता है? हाँ भैया सुनिएगा, ये देखो जरा, HgO में बदला और साथ ही साथ SO2 गैस रिलीज कर देता है। देख रहे हो क्या? सल्फर जब भी सुन लेना, जब भी सल्फाइड
जब भी सल्फाइड ओर को जलाओ तो हमेशा ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाओ, ऑक्सीजन के साथ जलाओ। बंद कमरे में ये रिएक्शन नहीं करो, खुले में करो, खुले में। ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसको, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगा तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर सल्फर रिलीज होगा? सल्फर को रिलीज करना, सल्फर को अलग करना मुश्किल है। पानी को अलग करना मुश्किल नहीं है, ऑक्सीजन को अलग करना मुश्किल नहीं। ये सब बेसिक है, इनको आराम से अलग किया जा सकता है। गर्म करते जाइए अपने आप अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोले जरा। लेकिन भैया सिंपल सी बात है, अगर मुझे सल्फर को अलग करना है तो मुझे उसे खुले में जलाना पड़ेगा। और जब भी सल्फाइड को खुले में जलाया जाए, किसी भी चीज को खुले में जलाया जाए, तो इसे कहा जाता है रोस्टिंग। क्या कहा जाता है? रोस्ट करते, चीजों को भून देते हैं। हवा की उपस्थिति में खुले में जला रहे, बंद कमरे में नहीं हो रहा है, तो ये बोला जाता है रोस्टिंग। बोलता है रोस्ट कर रहा है। रोस्ट यानी क्या? भून रहा है, जला रहा है किसी चीज को, ऑक्सीजन दे रहा है, ओपन करके ऑक्सीजन दे रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये है रोस्टिंग। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। तो देखो जरा, लो रिएक्टिव मेटल्स है, इनको सल्फाइड वाले होते हैं या तो इनको रोस्ट कर दिया मैंने, ऑक्सीजन दे दिया, तो ये टूट गए और बन गए सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ ही HgO मर्क्यूरस सल्फाइड में बदल गए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अभी ये पढ़ रहे हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई देख लो, मेरे पास है सिनाबार को दिया, ऑक्सीजन बन गया मेरा, क्योंकि सल्फर तो तुरंत उड़ गया गैस बनकर, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तुरंत साथ नहीं छोड़ता है। तो रोस्टिंग करने के बाद आपको ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? देखो जरा, मेटल ऑक्साइड मिला क्या मम्मी भी? मर्क्यूरस ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिला। अच्छा, ऑक्साइड भी अभी हमारे काम का, ऑक्साइड को भी हमें तोड़ना पड़ेगा। क्या हो गया? ओह, चार्ज डिस्चार्ज हो गया क्या? बस चलिए, माइक अभी भी लगाएंगे। ऐसे ही कमाल के कारणों से मैं जल्दी शूट करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि कैमरा फ्रेंडली इतना है नहीं सब। वो कैमरा फ्रेंडली होने का मतलब कैमरे के सामने ही बोलना और कैमरे के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव करना कि हाँ क्या लगा है क्या नहीं, सिस्टमेटिक नहीं हो पाता कभी भी। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे भाई? नेक्स्ट, इसके पहले वाला जब मोबाइल हमारा एकदम स्विच ऑफ हो गया, तो उसके पहले हम लोग थे मैंने कहा भाई सुन ले, लो रिएक्टिव मेटल है, सल्फाइड और है, यानी कि या तो सल्फाइड में मिलता है या तो प्योर फॉर्म में मिलता है। सल्फाइड है तो इसका सबसे फेमस है सिनाबार को दिया ऑक्सीजन, जानबूझकर ऑक्सीजन दिया, उसको जलाया। ऑक्सीजन यानी कि जलाना, जलाया कहाँ भैया? एयर में, ओपन एयर में किसी चीज को जलाना मतलब क्या करना? रोस्टिंग करना। कर दिया उसको रोस्ट किया, तो सिंपल सी बात है वो ऑक्साइड में चेंज हो गया और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई? तो हमेशा रोस्टिंग करने के बाद मेटल ऑक्साइड मिलता है, जो कि हमें भी मिला, हम देख रहे हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन को दूर करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है? दूर करना है। तो अच्छा, इसको बैलेंस कर लेना भैया। अब बैलेंस करना तो आप सबको आ गया है, नहीं आया है तो वीडियोस हैं चैनल पर, उन्हें जाकर देख लेना, रिवाइज कर लेना, ओपनली उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो जाकर पार्ट 1 चेक करना हमारे चैप्टर नंबर 1 का। तो देखना जरा, HgO की बात कर रहा हूं मैं। HgO यानी कि हमारा ये मेटल ऑक्साइड, अभी भी इसके अंदर से मेटल नहीं निकला है, हमें ऑक्साइड मिल रहा है। तो जब भी किसी चीज के अंदर से ऑक्सीजन निकालना होता है तो हमेशा उसका क्या करते हैं हम? रिडक्शन करते हैं। किसी भी चीज में से ऑक्सीजन निकाल लेना मतलब क्या करना? उसका रिडक्शन कर देना। तो हम अच्छा, इसका रिडक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जलाएंगे। क्या करेंगे? जलाएंगे। देखो जरा, इसको जला रहे हैं, हीट दे रहे हैं इसको, और जलाते जाइए। तो इसको एक और ऑक्सीजन, हीट देने का मतलब क्या है? तो इसको एक ऑक्सीजन और मिल गया और ये O2 बनाकर निकल गया और Hg आपका क्या हो गया? फ्री हो गया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? Hg फ्री हो गया यानी आपका मर्क्यूरी फ्री हो गया। तो यही तो हम चाहते थे। मालूम चल रहा नहीं चल रहा है? तो लो रिएक्टिव मेटल्स जो है उनके अंदर ज्यादा तामझाम होती नहीं, या तो सल्फाइड होते हैं या तो प्योर होते हैं। प्योर होते हैं तो कुछ टेंशन नहीं है, सल्फाइड है तो बिल्कुल आसान। हम क्या करेंगे? पहले तो उनको ऑक्सीजन देंगे, ठीक है? ऑक्सीजन देंगे यानी ऑक्सीजन देकर उनको जलाना। जलाने से मेरे कहने का मतलब इतना है, बस उसका रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के बाद हम मेटल ऑक्साइड मिल जाएगी। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए रिडक्शन कराओ, क्योंकि रिडक्शन से ऑक्सीजन दूर होता है, या तो हाइड्रोजन जोड़ो, दोनों एक ही प्रोसेस है। तो मैंने हाइड्रोजन जोड़ा नहीं, ऑक्सीजन को दूर कर दिया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो पहले से निकल चुकी है, सल्फर निकल चुका है। तो हमारा बचा है ऑक्साइड। ऑक्साइड को हम लोगों ने क्या कर दिया? वापस से हीट किया और हमें मर्क्यूरी मिल गया। ये गली 1 मिनट के लिए खाली नहीं रहती, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे, मतलब इनको चैन ही नहीं है।
और इतनी सारी गलियां अगल बगल में, लेकिन किसी में से नहीं जाएंगे। ये हाईवे है, ये हाईवे, ये NH इसको मैं तो बोलता हूँ, जो NH अपना 9 इसको दिया है ना, इसको दे दो, बगल वाले में से नहीं, इसको दे दो NH 9। ये हाईवे है हमारा, ट्रक भी गुजर जाएगी यहीं से। देखो कुछ देर रेलगाड़ी जा रही होगी, रात को उठा मैं देखा रेलगाड़ी जा रही हूँ, अरे कुछ भी जा रहा है गली में से। कल को एरोप्लेन लैंड किया यहीं से ऐसे आगे के, मैंने उधर रुका, अरे यार ये गली है कि क्या है, तो अपना सब कुछ जा रहे हैं यहाँ से। चलिए तो बात करते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स की, ये तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं सेकंड, याद रखिएगा भैया, एक एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही आप कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो, जिसको भी बड़ा फेमस बोला जाता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये भी बहुत बेसिक है। कॉपर सल्फेट को लिया, सल्फर है, कर डालो उसका क्या फटाफट रोस्टिंग, ऑक्साइड बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन करा दो, ऑपोजिट करा दो, कॉपर निकल गया। सेम टू सेम प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो ये ग्राफ, अगर ये चार्ट आपको याद रहेगा, ये सिंबल याद रहेगा, ये चीजें याद रहेंगी, तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा, अब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं भाई, तो इसको तो हटा देते हैं और देखते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनके अंदर कैसे चल रहा होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, आ जाओ इधर। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के अंदर देखते हैं कैसे चल रहा है सारा प्रोसेस। बहुत बेसिक, बहुत इजी। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो सिर्फ सल्फाइड में होंगे, तो सल्फाइड का तो हम लोगों ने कर ही लिया एक्सट्रैक्शन, उसकी कोई बेसिक बात नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन या तो ये सल्फाइड फॉर्म में होता है या तो ये कार्बोनेट मैंने आपको बताया था CO3, किसी भी चीज के पीछे CO3 लग जाए तो दैट इज योर कार्बोनेट, ठीक है। तो या तो इनका और कार्बोनेट फॉर्म में होता है या तो सल्फाइड फॉर्म में होता है। सल्फाइड फॉर्म में हो तो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं, सेम चलता चला जाएगा, ठीक है। रोस्टिंग कर डालो, फिर ऑक्सीडेशन कर डालो, सब ठीक है। लेकिन मेरी बात सुनना, अगर कार्बोनेट मिल गया तो रोस्टिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कार्बोनेट में पहले से ही O3 है, इतना सारा ऑक्सीजन, आप हवा में और जलाओगे तो और ऑक्सीजन उसको मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका भी प्योर हो पाएगा नहीं, पहले से उसके पास बहुत ऑक्सीजन था। हमें तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कर दे कि अपना ऑक्सीजन खुद ही जला दे। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, हम इसे जलाएं लेकिन ऑक्सीजन दे ही नहीं, जलाएं लेकिन ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, जलने के लिए अपना ऑक्सीजन यूज करेगा और जल जाएगा। तो बस ये प्रोसेस है कैल्सिलेशन। कहीं पर एयर को एकदम बाइंड करके अगर किसी चीज को जलाया जाए, एयर को क्या करके बाइंड करके, बंद कमरे में जलाओ किसी चीज को, ऑक्सीजन ना दो, लिमिटेड ऑक्सीजन में उसको बर्न करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जब आप लिमिटेड ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो वो अपना ऑक्सीजन जलाना शुरू करेगा, एंड दैट प्रोसेस इज योर कैल्सिलेशन। रोस्टिंग हवा में जलाना, कैल्सिलेशन बंद कमरे में जलाना। कैल्सिलेशन उनका जिनके पास ऑक्सीजन बहुत सारा है, रोस्टिंग उनका जिनके पास ऑक्सीजन, मालूम चल रहा है नहीं चल रहा है? बहुत बेसिक चल रहा है। अच्छा, तो एग्जांपल लेते हैं, चलिए कार्बोनेट का, सल्फाइड का तो हमें पता चल ही चुका है, कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा ले, पहले बोलिए जरा। चलिए यहां पर जिंक दिया हुआ है, जिंक का सल्फाइड फॉर्म भी बताया है और जिंक का आपको कार्बोनेट फॉर्म भी बताया है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, बात वही है, अभी भी कुछ चेंज नहीं होगा, चाहे आप कैल्सिनेशन कराओ चाहे आप रोस्टिंग कराओ, दोनों ही प्रोसेस में पहले तो आप रोस्टिंग कराओगे तो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइड। फिर बाद में उस ऑक्साइड को क्या करना है, बहुत अच्छा, उसका रिडक्शन करो, फिर उस रिडक्शन में से प्योर मेटल को निकाल लो। चलो भैया निकालते हैं। तो देखो जिंक सल्फाइड, इसका भी बड़ा फेमस नाम है, लेट जाओ, बोलो भाई, इसका भी बड़ा फेमस नाम है, बोलो क्या नाम है? गैलीना। भूल गए? ठीक है। तो जिंक सल्फेट है, इसको हम लोग सल्फेट फॉर्म में है ना, सल्फेट को हमेशा क्या देते हैं, ऑक्सीजन, तब बर्न करते हैं ना। अरे भैया सल्फाइड फॉर्म है, ये देखो सल्फाइड को क्या करना है, रोस्टिंग, कार्बोनेट को क्या करना है, दोनों ही प्रोसेस में बनेगा तो ऑक्साइड ही, बस जलाने का प्रोसेस अलग अलग है, कैल्सिलेशन में बाइंडिंग में, और यहां पर ओपन में करो जो करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा भाई, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को रोस्ट किया यानी ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन देने से ये बन गया जिंक ऑक्साइड, और साथ ही SO2 गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये कर लिया हम लोगों ने इसको बैलेंस, कोई टेंशन वाली बात है। देखो सब हो गया, क्या 2 2 जा 4, हाँ हो गया बैलेंस। बैलेंस करना वैसे आपका काम है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं हमेशा याद रखो कि सल्फर है, उसको अगर बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, और कार्बोनेट है तो CO2 तो हम जानते ही हैं, कार्बोनेट है तो CO2 ना निकले, ऐसा हो सकता है?
निकलेगा ही निकलेगा, बोलो ना मुर्दों। हाँ, कार्बोनेट निकलना ही निकलना है, तो यहाँ कार्बोनेट निकलेगा और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकला तो बचा ऑक्साइड। अच्छा, अगर मान लेते कार्बोनेट वाला होता तो ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, तो इसको ऑक्सीजन देकर जलाना है, इसको हीट करना है, सिर्फ गर्म करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये अपने आप को ही जलाएगा और बनाएगा जिंक ऑक्साइड और साथ ही रिलीज करेगा CO2। CO3 नहीं है, CO2। CO3 होता ही नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो CO2 भी रिलीज कर दिया। अच्छा देखो, दोनों ही प्रोसेस से चाहे जैसे किया हो, लेकिन बना क्या हमारे पास? ऑक्साइड बना कि नहीं बना? ऑक्साइड बन गया। देखो जरा, अब ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का आगे हमें क्या करना चाहिए? रिडक्शन करना चाहिए, बन जाएगा प्योर मेटल। तो ले लो, मेरे पास है जिंक ऑक्साइड और इसका करना है रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए क्या करें आप बताओ? रिडक्शन करने के बहुत प्रोसेस है, रिडक्शन करने के बहुत प्रोसेस है। आप इसके अंदर हाइड्रोजन डालिए, हाइड्रोजन पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? पानी, और आपका प्योर मेटल मिल जाएगा। या तो आप इसे फिर से पहले की तरह हीट कर दें, हीट करें तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा। ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं जिनसे करके आप इसको अलग कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मेटल्स, इलामेंट्स और यहाँ पर कंपाउंड्स है जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये रिडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। रिडक्शन मीन्स कि ऑक्सीजन को क्या करना? अलग करना, ऑक्सीजन अलग करना या हाइड्रोजन देना। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो, देखने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऐसे किसी प्रोसेस का यूज होता नहीं है। मेरी बात समझना, जिंक को गर्म करना, मतलब समझ रहे हो, जिंक आयरन को पिघलाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतना गर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए ना कि आप निकालते निकालते आपकी कई पुश्तें चली जाएंगी। अरे 1900 केल्विन यार, इतना खर्च करने से तो कहीं अच्छा है कि जब ये बन रहा हो उसी दौरान उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन डाल दो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और उड़ जाएगा। सही है नहीं सही है? बोलो जरा, बेसिक समझ। अरे भाई, काम अगर आप एक कंपनी लगा रहे हो तो कंपनी का बेसिक पर्पस क्या होगा? फायदा कमाना। फायदा कमाने के लिए वो ऐसा प्रोसेस क्यों करेगा जिस प्रोसेस में उसको खर्चा ज्यादा है? प्लस कार्बन चले जाने से आयरन हो या जिंक हो या कॉपर हो, इसकी क्वालिटी और इंप्रूव हो जाती है और मजबूत हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये एज है इसके लिए मजबूती, स्ट्रेंथ का भी काम करता है। तो डबल फायदा, एक तो अच्छा लोहा निकाल रहे हो, तो अच्छा जिंक निकाल रहे हो, अच्छा कॉपर निकाल रहे हो, साथ ही साथ खर्चा कमा रहा है। कोयला ही तो है, ले आया, डाल दिया 2 पैकेट बोला रही है, वाह मजा आ गया भाई, हो गया ऑक्सीजन के साथ। सुनना जरा, अब इसके अंदर मिला दिया कार्बन, तो कार्बन सस्ता, सरल, टिकाऊ, साथ ही फायदेमंद भी। हाइड्रोजन डाल देते हैं तो इसके अंदर बबल्स बन जाते हैं। जो लोहा होता है ना या जिंक होता है, जो कॉपर होता है, इसके अंदर बबल्स बन जाते हैं। बबल्स बनने से ये भंगूर हो जाते हैं। देखने में तो सॉलिड लगेंगे, भंगूर मींस क्या? ऐसी प्रवृत्ति कि देखने में तो सॉलिड लगेगा लेकिन उठा के पटकोगे तो टूट जाएगा। तो ऐसा देखा होगा, कई ढलुआ लोहा होता है, गांव में नल वगैरह बनते हैं, देखा उसका हैंडल ही टूट जाता है, बीच से ब्रेक डाउन हो जाता है। सोचो जरा कैसे ऐसा होता होगा। तो वहां जो लोहा बनता है, नल वगैरह के हैंडल जो होते हैं ये, या नल जो बनते हैं, ये ढलुआ लोहा होता है, कच्चा लोहा होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह मिला के बबल्स पैदा किए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इससे जंग कम लगती है। अब नल है, नल में अगर प्योर लोहा डाल दे तो जंग ही जंग रोज लगती रहेगी, कितना जंग निकालोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसमें ढलुआ लोहा का इस्तेमाल, जंग कम लगती है लेकिन मजबूत इतना होता है, और हमें हथौड़ी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कार्बन डाल दिया, कार्बन, जिंक हो गया अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यही तो हम चाहते थे। तो देखना जरा, मीडियम मेटल, रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, इनका प्रोसेस अलग करने का, या तो ये कार्बोनेट में होता है या तो सल्फाइड में, या तो कार्बोनेट में या तो सल्फाइड में। कार्बोनेट यानी CO3। अच्छा, कार्बोनेट में तो पहले से ऑक्सीजन होता है क्योंकि CO3 O3 है, तो यहाँ पर उनका कैल्सिलेशन किया जाता है, यानी कंपाउंड और बंद जगह पर, एकदम फिक्स जगह पर, एयर एकदम फिक्स है। क्वालिटी इंप्रूव नहीं करनी, क्वालिटी बढ़ानी नहीं है। तो फिक्स एयर में अगर हम इसको जलाएंगे तो ये है योर कैल्सिनेशन, और अगर मैंने इसको ओपन एरिया में जलाया, ऑक्सीजन देते जाओ, दैट इज योर रोस्टिंग। तो हम अपने घरों में सामान्यतः रोस्टिंग करते हैं, चीज़ों को जला देते हैं, ठीक है। और कुकर को देखो बंद करके यूज करते हैं, कैल्सिनेशन। और मालूम चला कि नहीं चल रहा है? हाँ, एक बेसिक प्रोसेस है। अच्छा, दोनों ही प्रोसेस में चाहे जो कर लो, मिलेगा तो आपको मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। मेटल ऑक्साइड को आप फिर से क्या कर डालो, मेटल ऑक्साइड बना तो उसका रिडक्शन कर डालो, आपको प्योर मेटल मिल गया। यही तो चाहिए हमें, रिडक्शन से ऑक्सीजन अलग होता है। तो इस तरीके से लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव की तो कहानी हो गई, बेसिक बातें। अब बात करते हैं हमारे हाई रिएक्टिव, ऐसे जिनकी बदमाशी जाने से भी नहीं जाती है, यानी कि आप इन्हें अलग करते जाइए पर ये होंगे ही नहीं, और करोगे तो तुरंत दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। यहां से निकाला, बोला चल, तो दूसरे घर में घुस गया, अरे
समझ, दूसरे में से निकाला तो तीसरे में घुस गए। यानी कि ये रुकते ही नहीं है, लगातार हाईली रिएक्टिव है ना, मेरे साथ नहीं करेंगे तो दूसरे के साथ करेंगे, और नहीं करेंगे तो खुद ही ब्लास्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं यार? तो करते रहेंगे रिएक्शन का। तो इन्हें अलग करके एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो बात करते हैं इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई लो तो हो गया ना, हाई रिएक्टिव, बोलो 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 बोलो, मेटल्स, हाई रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा, लाइक सोडियम, लाइक मैग्नीशियम। यहाँ कुछ एग्जांपल भी लिख देते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, याद रहेगा क्या? यहाँ लिख देते हैं HgAu, याद रहेगा क्या? और यहाँ लिख देते हैं हमारे Na, Mg और साथ ही के, हाँ पोटेशियम भी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखना जरा, तो जो हमारे हाई रिएक्टिव होते हैं ना, एक तो सबसे पहली बात, अगर हाई रिएक्टिव तो कभी प्योर मिल ही नहीं सकता। अरे भाई, किसी न किसी के साथ जुड़ा ही मिलेगा आपको, प्योर तो मिल नहीं सकता। अच्छा, तो ये जब भी मिलेंगे ना आपको, तो आप इन्हें चाहे जिसके साथ भी हो, चाहे सल्फर, ऑक्सीजन, किसी के साथ भी जुड़े हो, फर्क नहीं पड़ता है। इनको जो ज़्यादा पगला जाता है तो उसका इलाज बिजली देकर ही होता है। मालूम, पगला जाए तो उसका इलाज कैसे होगा? जब तक उसको विद्युत से कनेक्ट नहीं करोगे, डांस नहीं करेगा, हिप हॉप नहीं करेगा, दिमाग ठिकाने आएगा नहीं। उसको देखो बिजली का शौक देते हैं। ये भी पगलाया हुआ है, हाई रिएक्टिव है। कहीं इसके घर में घुस रहा है, कहीं उसके घर बोल रहा है अरे तू इधर से निकालेगा तो उधर घुस जाऊंगा, क्योंकि हाई रिएक्टिव ने किसी के साथ रिएक्ट करता ही रहेगा, किसी न किसी के साथ भिड़ता ही रहेगा, लड़ता ही रहेगा। और जब लड़ता भिड़ता रहेगा, किसी न किसी के साथ जुड़ता ही रहेगा, तो बेसिक सी बात यह है यार कि पगलाया हुआ है आदमी। पगलाया तो उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक देना। और मेटल्स को, इनके मेल्टन फॉर्म को जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज योर इलेक्ट्रोलाइसिस। मेल्टन फॉर्म को, मेरी बात समझ लो पहले। तो मेल्टन फॉर्म इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि कभी भी सॉलिड फॉर्म में आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो अलग कैसे होगा? वो तो एक कंडक्टर बन जाएगा, कुछ अलग अलग नहीं करेगा, या तो नॉन कंडक्टर बन जाएगा, अलग नहीं करेगा। मेल्टन फॉर्म में अलग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, और उसमें से एक पावर ये भी है कि वो आयनीकृत करके, आयनीकरण करके, ठीक है, आयोनाइज्ड करके इनको तोड़ देता है। मालूम चल रहा है क्या? तो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि जब जो पगला जाए तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस से इलाज करो। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनका इलाज किससे होता है भैया? इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो इनका करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। यहां यूज होता है सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ लो। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्यों इस्तेमाल होता है और क्यों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बिना ये प्रोसेस नहीं हो सकता? उसके पीछे रीजन ये है कि करंट पास करने के लिए चाहिए आयंस, क्योंकि करंट कैरी कौन करते हैं? आयंस करते हैं। अगर आयन नहीं होंगे तो करंट कैरी कैसे होगा? और अगर आयन नहीं होंगे तो ये सर्किट पूरा कैसे होगा? जब लूप पूरा ही नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो ये प्रोसेस करने का मतलब क्या रह गया? तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है, ऐसे सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है जिनके अंदर आयंस हो। तो आप पानी ले लीजिए, प्योर पानी डालिए, उसके अंदर बिजली नहीं पास होगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना लिया। क्या कर दिया? Na+Cl- आयन आ गए या नहीं आ गए? आयन आ गए, तो अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आयनीकृत हो गया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन गया, तो जिंदगी में फिर कोई टेंशन नहीं, पास करो करेंगे। मालूम चल रहा नहीं चल रहा? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज होता है। नॉर्मली ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं जिनका इनके साथ कोई खास रिएक्शन हो नहीं, वरना ये उन्हीं के साथ रिएक्ट करके अपना ताम झाम कर लेगा। मालूम चल रहा नहीं चल रहा है? तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है। फिर इनके अंदर दो रॉड डाली जाती है। क्या डाली जाती है भैया? रॉड डाली जाती है। इन रोडों को कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड्स। दीज आर योर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है? हाँ, एनोड कैथोड वो अलग चीज है, अभी जोड़ा थोड़ी ना है। बैटरी से जोड़ने के बाद कोई एनोड और कोई कैथोड बनता है, इस चीज को समझते हुए चले। जब तक आप किसी चीज को बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई एनोड नहीं, कोई कैथोड नहीं। बैटरी से अभी जोड़ा है क्या? नहीं जोड़ा है, तो अभी इलेक्ट्रोड है। उन रॉड्स को क्या कहते हैं? उन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाया। क्यों? जिससे करंट पास हो सके और ये प्रोसेस और इजी हो सके। तो मेल्टिंग फॉर्म में सब कुछ चल रहा है, इसके अंदर डाल दिया दो इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोडों को जोड़ दूंगा बैटरी के साथ में। किसके साथ जोड़ दूंगा भैया? ये देखो, वैसे तो इसको थोड़ा ऊपर से बनाना चाहिए था, पर हमारे पास जगह कम है, तो ये देखो, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये माइनस, ये प्लस। अब मैं आपको बस ये सिखा रहा हूं कि माइनस के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है
माइनस के साथ जो जुड़ा हो उसे क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। याद रहेगा क्या आप सभी को भैया? और जो आपका जुड़ा हो प्लस के साथ दैट इज योर एनोड, और इसको आप हमेशा याद रखेंगे। कई बार टीचर्स को भी पता नहीं होता है और वो बता देते हैं गलत गलत कि यही एनोड यही, ना 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 ना, जो माइनस के साथ जुड़े दैट इज योर कैथोड, जो प्लस के साथ जुड़े दैट इज योर एनोड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एनोड और कैथोड में ये बेसिक डिफरेंस है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड है, जब बैटरी से जुड़ते हैं तो एनोड और कैथोड इनका नाम पड़ जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दोनों है तो लड़कों, लेकिन एक का नाम चिंटू है, एक का नाम पिंटू है। कब कब? जब दोनों साथ में आते हैं। पहले तो चिंटुआ को चिंटुआ बोल दो, पिंटुआ पिंटुआ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों आ जाएंगे तो चिंटुआ चिंटुआ ही बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये बात है। तो जो बैटरी के साथ माइनस के साथ जुड़ा दैट इज योर कैथोड, जो प्लस के साथ जुड़ा दैट इज योर इलेक्ट्रोड। अच्छा, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल आपके बुक में दिया नहीं है। दिया है क्या? सिर्फ प्रोसेस बताया है, प्रोसेस ही बताया ना शायद, किसी का एग्जाम्पल नहीं दिया है कि कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल दिया है। किसका दिया है? कॉपर का दिया हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर कॉपर का दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर सल्फेट है हमारे पास Cu2S। ठीक है, एनोड डाल दिया, कैथोड डाल दिया, पास कराया करंट। जैसे ही करंट पास कराया ये टूटेगा, क्या होगा? प्लस वाला माइनस वाला अलग होगा। अब सिंपल सी बात है, इसके टूटने के बाद जो प्लस वाला होगा वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये वो इस रोड पर आ जाएगा। सही है नहीं सही है? इस रोड पर आ जाएगा टूटकर, और वही माइनस वाला टूटकर कहां पहुंच जाएगा? सिंपल सी बात है यार। अच्छा, यहां पर खूब सारा क्या इकट्ठा हो जाएगा? ये वाला रोड मोटा होता चला जाएगा, उसके ऊपर चिपक रहे हैं आके, प्लस वाला चिपक रहा है, और जो कचरा है, जो गंदगी अशुद्धि है, वो यहाँ इसके नीचे आकर जमा होनी शुरू हो जाए। क्यों? इसके प्रति अट्रैक्टेड है, इससे इसने चिपका नहीं रहा है उसको अपने आप को, लेकिन नीचे जमा होना शुरू हो गया। तो इसे बोला जाता है एनोड मड। मालूम चल रहा है नहीं चल रहा है? एनोड मड दैट इज योर कीचड़, गंदगी, अशुद्धि, खराबी, जो सब हम अलग कर चुके हैं, और उसके अंदर से प्योर मेटल को इस पर निकाल लिया। मालूम चला नहीं चला? वो चिपक गया, रोड को निकालो, उस पर से क्लीन कर लो भाई। अरे यार मेटल मेटल निकल गया, कोई टेंशन, इधर कचरा कचरे को अलग कर ले। कचरे में भी कई बार बहुत सारी चीजें होती है, तो उन्हें ले जाया जाता है, अलग से प्योरिफिकेशन किया जाता है। क्या पता कॉपर के अलावा उसमें सिल्वर विल्वर भी हो, गोल्ड वोल्ड भी, तो प्योरिफिकेशन चलता रहता है। मालूम चल रहा नहीं चल रहा है? इस तरीके से हम लोग जब भी क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो बेसिक सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी देना। इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो टूटेंगे, एनोड और कैथोड पे जाएंगे, और वहां से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। मालूम चला है नहीं चला? डन प्रोसेस। इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका हो जाता है, क्योंकि कोरिजन, रेंडिटी वगैरह है। कोरिजन है, अच्छा कोई बात नहीं, कोरिजन को अलग कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? चलो वीडियो बंद कर देते हैं।